नमस्कार। आज हम अंधेर नगरी का यथार्थ विषय पर आप लोगों से बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अंधेर नगरी नाटक और उसका पूरा विकास क्रम, तो हम आज साथियों अंधेर नगरी का जो यथार्थ है वो क्या है और वह किस रूप में घटित होता है वह नाटक। तो आइए हम पढ़ते हैं अंधेर नगरी नाटक को। पहले तो अंधेर नगरी नाटक का जब हम परिचय पे बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी सन 1881 में लिखा गया। यह एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है। इसके मंचन के संदर्भ में कई रोचक किस्से हैं। जैसे पहला यह कि इसे मात्र एक दिन में लिखा गया, साथ ही उसी दिन इसे काशी के दशाश्वमेध घाट पर खेला भी गया। भारतेंदु ने बनारस में हिंदी भाषी और कुछ बंगालियों की संस्था के लिए इसे तैयार किया था। उस संस्था का नाम नेशनल था, उसके लिए तैयार किया था। इसका एक दिन में लिखा जाना और फिर खेला जाना, इससे इसकी जो रंगमंची दृष्टि है, इससे इसका महत्व को बढ़ा देता है। और नाटक के लिए रंगमंच या रंगमंच के लिए नाटक होना चाहिए, इस प्रश्न के कई उत्तर हमें इस नाटक के ढांचे को देखकर पता चल सकता है। दूसरा, देवराज अंकुर जी बताते हैं कि पिछले 115 वर्षों से भी अधिक के इतिहास उठाकर देखा जाए तो अंधेर नगरी सर्वाधिक खेले गए नाटक के रूप में प्रमाणित होगा। विशेष रूप से स्वतंत्रता के 50 वर्षों में तो इसके इतने प्रदर्शन हो चुके हैं कि उनका विवरण एकत्रित करना भी नहीं निहायत दुष्कर कर्म है। इससे कालांतर में इस नाटक को मिली लोकप्रियता स्वयं सिद्ध है। जैसा कि मित्र मैं बात कह रहा था कि अंधेर नगरी की लोकप्रियता क्यों है, तो स्वाभाविक है कि अंधेर नगरी नाटक में कुछ विशेषता होगी जिसके कारण उसकी लोकप्रियता है। पहली बात तो है कि अंधेर नगरी अपने संक्षिप्त कलेवर में गंभीर, सांकेतिक, मनोरंजक और कालजयी नाटक के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। नाटक में तत्कालीन राज सत्ता की जो दमनकारी चरित्र है उसकी तरफ सांकेतिक अभिव्यक्ति है, साथ ही सामान्य जनता और शक्ति का जो बेमेल संयोग का चित्रण है उसको भी भारतेंदु जी ने दिखाया है। अंधेर नगरी में कोई बहुत बड़ा या गंभीर कथानक नहीं है, सीधी सी कहानी को नाटकीय रूप दे दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, उसमें अगर हम कथानक को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कथानक में जो नाटकीयता है वह महत्वपूर्ण है। और महंत अपने शिष्यों के साथ गोवर्धन दास और नारायण दास को भी इस वृत्ति से बचे रहने का उपदेश देकर एक सुंदर नगर में भेजना, और गोवर्धन दास अंधेर नगरी के रंग ढंग में बहुत प्रभावित होता है। उसे वह राज्य पहली ही दृष्टि में लुभावन लगता है, लेकिन जब वह पकड़ा जाता है और उसे फांसी का हुक्म हो जाता है तो राज सत्ता का वास्तविक चरित्र उसके सामने आता है। अंधेर नगरी की कथा सामंती शाही राज व्यवस्था के यथार्थ को दिखलाती है। भारतेंदु ने अंधेर नगरी में अपने दौर के यथार्थ को प्रतीकात्मक रूप में प्रकट किया है। जैसा कि हम जानते हैं, मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि प्रतीकात्मक रूप में, तो कई बार आप देखें भारतेंदु को तो वह इस नाटक के द्वारा बहुत कुछ ऐसा संदेश देते हैं जो संदेश उस समय की जो समसामयिक पूरी एक आप विधा को ले लें या जो जनता में जो प्रवृत्ति है उसको ले लें, तो उनका व्यंग कहीं न कहीं एक ऐसा व्यंग है जो सामान्य जो अपना मन है, जन है, वह उस रूप में प्रकट होता है।
और आप यह भी जरूर संदर्भ अपने पास रखना चाहिए कि भारतेंदु का यह नाटक एक प्रमुख गद्य विधा के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होती। असल में हिंदी साहित्य को लेकर विद्वानों का मानना है कि नाटक से हिंदी गद्य अस्तित्व में आया। ऐसे में गद्य को लेकर भारतेंदु की क्या भूमिका रही, यह भी जानना अति आवश्यक हो जाता है। बात सन 1900 की जाए या उसके बाद की जाए तो गद्य के विकास में कई लोगों का योगदान था। ये विद्वान जो भारतेंदु से बहुत पहले भी लिख चुके थे या लिख रहे थे। ऐसे में एक प्रश्न यह उठकर हम लोग के सम्मुख आता है कि आखिर वह क्या कारण है कि भारतेंदु की हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहलाते हैं। इस उत्तर से बहुत हद तक भारतेंदु की भाषा को भी समझा जा सकता है और संभावित उत्तर हमें रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि भाग 1 के निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र में मिलता है। भारतेंदु से पूर्व जो विद्वान गद्य में हाथ अपना आजमा रहे थे, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, इन विद्वानों द्वारा रचित साहित्य में अधिकांश तौर पर भाषाई दृष्टि से कमियां मौजूद थीं। शुक्ल जी इस संदर्भ में कहते भी कि उनकी भाषा में न तो लल्लू लाल का ब्रज भाषापन आने पाया, न मुंशी सदा सुक्का लाल का पंडिताऊपन, न सदल मिश्र का पूर्वीपन, न राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन और न राजा लक्ष्मण सिंह का खालिसपन और आगरापन। इतने पनों से एक साथ पीछा छुड़ाना भाषा के संबंध में बहुत ही परिष्कृत रुचि का परिचय देता है। भारतेंदु ने गद्य में हाथ आजमाया तो उन्होंने पीछे के सभी असफल प्रयोगों से बचते हुए एक व्यवहारिक हिंदी जिसको बोलचाल में ढाला गया था उसे ही साहित्य रचना का आधार बनाया। इस सहज और सरल भाषा को हम अंधेर नगरी में देख सकते हैं। आपसे कहूँ तो जो ये सरल और सहज भाषा की बात है, आप देखिए वे पात्रानुकूल अपनी भाषा के साथ वे पात्रों में उपस्थित होते हैं। इतना ही नहीं, जैसे जिसको जिस रूप में वेश में भाषा में उनको प्रकट करना है वैसे उस भाषा उसको अपने नाटक में उससे कहलवाते हैं। और भारतेंदु के जो और नाटकों की बात की जाए तो भारतेंदु ने मौलिक और अनुदित दोनों मिलाकर 17 नाटकों का सृजन किया। भारतेंदु के प्रमुख नाटक का संक्षिप्त परिचय दिया जाए तो वैदकी हिंसा हिंसा न भवति जो 1873 में आया। यह मांस भक्षण पर व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया नाटक है। उसके बाद प्रेम वियोगिनी जो 1875 में काशी के धर्मांडवर का वहीं की बोली परिवेश में व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया। विशस्य विषम औषधम जो 1876 में अंग्रेजों की शोषण नीति और भारतीयों की महाशक्ति मानसिकता पर चुटीला व्यंग है। चंद्रावली जो 1876 वैष्णव भक्ति पर लिखा गया नाटक है। भारत दुर्दशा 1880 में पराधीन भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक सांस्कृतिक पतन का चित्रण है। नील देवी जो 1881 में नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है। यह दुखांत नाटक की परंपरा के नज़दीक है और जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं अंधेर नगरी 1881 में राज व्यवस्था के स्वार्थ, भ्रष्टाचार, विवेकहीनता एवं मनुष्य की लोभ वृत्ति पर तीखा कटाक्ष। एक नाटक और जो सती प्रथा 1883 सावित्री के पौराणिक आख्यान पर लिखा गया है। ये इनके मौलिक नाटक थे और इनके अनुदित भी नाटक की बात करें तो रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, मुद्रा राक्षस एवं दुर्लभ बंधु। अब एक बात हम लोग के सम्मुख उपस्थित होती है कि हिंदी नाट्य साहित्य को भारतेंदु की देन क्या है।
कहा जाए तो उन्होंने पहली बार हिंदी में अनेक विषयों पर मौलिक नाटकों की रचना की तथा कथानक के क्षेत्र में उन्होंने विविधता भी लाने का प्रयास किया और पहली बार हास्य व्यंग प्रधान प्रहसन लिखने की परंपरा का सूत्रपात किया और पहली बार भारतीय जीवन के यथार्थ के नवीन पक्षों को उद्घाटित किया और हिंदी के मौलिक रंगमंच की स्थापना का उन्होंने सुंदर प्रयास किया। अनेक भाषाओं से नाटकों के सुंदर अनुवाद भी किए, जैसे संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी नाटक कला का समन्वय कर हिंदी की स्वतंत्र नाट्य कला की उन्होंने नींव डाली। भारतेंदु युगीन अगर परिस्थितियों की बात की जाए और वे कैसे यथार्थ के साथ वे अपने रचनाओं में उपस्थित हो रहे, तो यह देखा जाए कि वे साहित्य और यथार्थ में गहरा संबंध मानते हैं और अंधेर नगरी यथार्थ से जुड़े साहित्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। सत्य का आधार परिस्थितियां होती और अंधेर नगरी के यथार्थ को तभी जाना जा सकता है जब हम उस युग की परिस्थितियों को भी जान पाएं। 1857 ईस्वी के बाद जब महारानी विक्टोरिया का भारत पर अधिकार हो गया और 1900 ईस्वी तक आते आते ब्रिटिश सरकार ने कई सुधार कार्य किए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। कई लोगों को सरकार द्वारा कल्याणकारी कदम उठाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय जनता को अंग्रेजी राज के औपनिवेशिक हितों के विषय में पता चला। इस तरह 1857 से 85 तक ब्रिटिश सरकार के अस्पष्ट स्वरूप के विषय में एक द्वंद्व की स्थिति रही और इस युग की साहित्य में जहाँ राष्ट्रभक्ति के स्वर मिलते हैं वहीं राजभक्ति की भावना भी मिलती है और अंग्रेज भीतर भीतर किस प्रकार देश को खोखला कर रहे थे, इन सब मुद्दों पर भारतेंदु ने अंधेर नगरी के यथार्थ और व्यंग को साथ लेकर इस नाटक में वे उपस्थित होते हैं। और अंधेर नगरी के अगर यथार्थ के हम साधनों पे बात करें तो व्यंगों के साथ या व्यंगों का संबंध शब्द शक्ति के व्यंजना शक्ति से है और शब्द जिस शब्द से अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। धीरे धीरे यही जो व्यंग और व्यंजना है, अंधेर नगरी में इस प्रयोग को देखें तो बाजार एक दृश्य में चूरन बेचने वाला बताता है कि आप इस चूरन को खरीदिए, क्योंकि वे तमाम लोग खाते हैं जिन्होंने देश को खाकर अपना हाजमा ठीक रखा। दृश्य समान है, बेचने वाला एकदम सपाट कह रहा था, मगर इस सपाट दिखाने वाले वाक्यों में गहरी चोट है। ये चोट ही व्यंग का माध्यम है। यथार्थ अभिव्यक्ति के लिए व्यंग का प्रयोग आवश्यक हो जाता है और प्रतीकों के सहारे उन्होंने दूसरा व्यंग उपस्थित करते हैं। अंधेर नगरी में जो यथार्थ चित्रण हेतु इसका प्रयोग देखने को मिलता है, उदाहरण के तौर पर गुरु ज्ञान के प्रतीक थे गोवर्धन दास, लालच जनता का, राजा चौपट प्रशासन का। अर्थात वे कई बार ऐसी लोकधर्मी शैली के साथ इस नाटक में उपस्थित होते हैं जिसका केंद्र लोक है और अंधेर नगरी में लोकधर्मी शैली का खूब प्रयोग मिलता है। बच्चन सिंह अपनी पुस्तक में कहते हैं कि हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास में कि लोक कथा और लोक संस्कृति को आधार बनाकर भारतेंदु ने इस नाटक का रूप ही बदल दिया। और आगे वे कहते हैं इस पर नौटंकी का स्पष्ट प्रभाव है। भाषा की नाट्यमानता का, लोकोक्तियों का, मुहावरों का उन्होंने सीधे सड़क से उठाकर नाटक में उसका बिंब रूपांतरित कर दिया और संस्कृत नाट्य परंपरा को लोक नाट्य पाश्चात्य रंग कल्पना से जोड़कर हिंदी रंगमंच को उन्होंने नया रूप दिया। अब अगर हम अंधेर नगरी का यथार्थ पे बात करें तो उसका जो पहला अंक है, उसके अंक में हमें कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो यथार्थ की अभिव्यक्ति करते नजर आते हैं। इस पहले अंक में महंत उनके दो शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास
राम का भजन करते हुए आते हैं। पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई। हमारे देश में राम का अत्यंत महत्व है, न केवल इसलिए कि उनका चरित्र पुरुषोत्तम में सर्वोत्तम है, बल्कि इसलिए कि एक ऐसे राजा थे जिनके राज में जनता तमाम कष्टों से मुक्त थी। इस भजन द्वारा भारतेंदु बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें राम को यानी ऐसे राजा को भजना है जिसमें राम सा गुण हो। आगे भिक्षा मांगने की बात उठती है। तय होता है कि भिक्षा के लिए नारायण दास पूर्व की ओर जाएंगे और गोवर्धन दास पश्चिम की ओर। यहाँ संकेत द्वारा तत्कालीन समय में दो विभिन्न संस्कृतियों को दिखाया गया, यानी हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति, पश्चिम यानी अंग्रेजों की संस्कृति। तत्कालीन जनता पश्चिमी संस्कृति की ओर दिन पर दिन निर्भर होती जा रही, वह लोभ और बाजार केंद्रित समाज की तरफ एकदम बढ़ रही। गोवर्धन दास जब पश्चिम की ओर जाने लगता है तो महंत समझाते हैं, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। और दूसरे अंक में देखें तो दूसरे अंक में बाजार का दृश्य है। बाजार के द्वारा यथार्थ को दर्शाया गया। जब समाज में बाजार केंद्र में होता है तो उसके लिए नैतिकता और अनैतिकता का प्रश्न समाप्त हो जाता है। केवल वस्तु और ग्राहक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज के समय जिस विज्ञापन का बोलबाला को हम देख रहे हैं, यह हमें अंधेर नगरी में भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए पाचक वाला जब चूरन बेचने के लिए कहता है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर बचा टके शेर। बच्चन सिंह अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं कि बाजार का दृश्य अत्यंत सशक्त और सजीव है। कुजड़िन, हलवाई, मछली वाला, अर्थात उस पूरी व्यवस्था के साथ भारतेंदु उपस्थित होते हैं कि टके का महत्व सर्वोपरि है। टके के लिए जात धर्म आज बेचे जा सकते हैं। आज के युग में तो पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता। और उदाहरण के तौर पर अंधेर नगरी के इस अंक में एक ब्राह्मण वाला अपना धर्म बेचते दिखता है और कहता है, जात ले जात टके सिर जात, एक टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए, धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहो वैसा ही व्यवस्था की वो निर्मित कर दे। अर्थात पूरी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भारतेंदु जी ने इतना स्पष्टता के साथ हर अंकों में कुछ न कुछ ऐसी बातों को लेकर आते हैं जहां वह यथार्थ चाहे व्यंग हो वो हमको या उस समय की तत्कालीन समाज को दिखाता है। तीसरे अंक की अगर हम बात करें तो इस अंक को अगर यथार्थ के आधार पर देखें तो यहाँ लालच को केंद्र बनाया गया। तत्कालीन भारत की जो दशा वो लालच के कारण थी। गोवर्धन दास का अंधेर नगरी से वापस आकर वहाँ खूब बड़ाई करना, आंखें होते हुए भी न देख पाने की ओर इशारा कर रहा है। महंत बार बार समझाते हैं, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। कोकिल बायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय जहान नेक विवेक। बसिहें ऐसे देश नहीं कनक वृष्ट हो जाए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। लाख समझाने पर गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही रहना चाहता है। यहाँ गोवर्धन दास अज्ञानता का प्रतीक है, वहीं महंत बुद्धि का। भारतेंदु यह यथार्थ दिखाना चाहते हैं कि आगे गोवर्धन दास की जो भी दशा होने वाली उसका जिम्मेदार वह खुद है। चौथे अंक की बात करें तो यह दृश्य राजसभा का है। इस अंक में चौपट राजा से मिलेंगे, एक ऐसा चौपट राजा जिसमें शासन व्यवस्था संभालने की काबिलियत नहीं, फिर भी वह मूर्खता के लिए संभाल रहा है। फरियादी आने पर वही इस तरह न्याय करता है जिसका फायदा हास्यास्पद ढंग से तत्कालीन समाज में वह बातें लगभग हमको देखने को मिलती हैं। बार बार भारतेंदु उस तरफ इशारा करते हैं जो अंग्रेजी हुकूमत है कि यह हुकूमत किस प्रकार हम लोगों को, उस समय की जनता को या तकलीफ़ों को कम नहीं कर रही बल्कि वह बढ़ा रही। और राजा का जो कार्य है वह कार्य प्रजा के लिए नहीं है। और किस प्रकार राजा हुकूमत को चलाता है, किस प्रकार न्याय करता है,
यह भारतेंदु बार बार दिखाने का प्रयास इस अंक में करते हैं। 5वें अंक की बात करें, इस अंक का दृश्य का जंगल का है और इस दृश्य में गोवर्धन दास इस अंक के आरंभ में गाता है कि अंधाधुंध मचो जब सब देसा, मानव नृपत विधर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानव ब्रह्मा ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस अंक में आप पाएंगे कि गोवर्धन दास का जीवन बहुत मजे में चल रहा था। वह खा खा कर मोटा हो चुका है। राजा के 2 सिपाही आते हैं और उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उठा ले जाते हैं। यहाँ गोवर्धन दास अपने नाम के अनुरूप विवेकहीन एवं खंडित होती भारतीय मानसिकता का प्रतीक है। वह पश्चिम की ओर भिक्षा मांगने जा रहा है, जहाँ मालदार लोग रहते हैं। जहाँ नारायण दास सुंदर भिक्षा की बात करता है, वहीं गोवर्धन दास बहुत भिक्षा की बात करता है। नारायण दास सुंदर से आनंद की बात करता है, जबकि गोवर्धन दास बहुत पाने की चाह और चिंता से मुक्ति का विचार कर उल्लासित होता है। इन 2 पात्रों की सहायता से भारतेंदु ने 2 संस्कृतियों के यथार्थ को दिखाने का प्रयास किया है। भारतेंदु युग में उपभोक्तावादी संस्कृति तीव्रता से बढ़ रही थी, जो रोजी रोटी की समस्याओं को मुख्य मानकर केवल बाजारवाद पर केंद्रित थी। इस संस्कृति के पोषक वर्तमान पर विश्वास करते हैं। गोवर्धन दास अभिजात्य वर्ग का न होने पर भी पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकृष्ट होता है। भारतीय समाज की आवश्यकताएं एवं समस्याएं अलग हैं, जिनका समाधान पाश्चात्य संस्कृति नहीं कर सकती। भारतेंदु जी ने इस खतरे को भांपकर गोवर्धन दास जैसे चरित्र की सृष्टि की, जो सामान्य होकर रहने की बजाय पश्चिमी चकाचौंध की ओर आकर्षित होता है और अंततः मुसीबत में पड़कर जान गंवाने की कगार पर पहुंच जाता है। इस अंक में आप पाएंगे कि गोवर्धन दास यह बात जानता है कि यह नगरी कैसी है, फिर भी वह केवल लालच के चलते यहाँ ठहरता है। न्याय के नाम पर निर्दोष गोवर्धन दास को अचानक ही फांसी के लिए उठा लिया जाता है। यह वही बात हुई, नगर में आग लगी है तो कैसा ताली बजाना, आज नहीं तो कल तुम तक फैलेगी ही। और 6ठा अंक में हम देखें तो अंधेर नगरी के इस अंतिम अंक का दृश्य शमशान चुना गया है। यह एक ऐसा यथार्थवादी नाटक है जो केवल समस्या के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि इसके पास हल भी है। हल ऐसा है जो केवल निज नहीं है, बल्कि उससे तमाम जनता भी मुक्त हो सके। वह हल है बुद्धि और विवेक से काम लेना, जैसा कि महंत ने किया। राजा स्वयं जब फांसी पर चढ़ने को होता है, उससे ठीक पहले गुरु बोलते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आपहु नसे जैसे चौपट राज। अर्थात भारतेंदु ने इस एकांकी इस नाटक में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि जो पाश्चात्य सभ्यता है और किस प्रकार हमारे देश पे उस पाश्चात्य सभ्यता का पूरी तरह जो आवरण उड़ाया जा रहा है, वह किस प्रकार हमारे संस्कृति को नष्ट कर रही है, उससे हम कैसे बचें और बचे ही नहीं, कैसे हम समाज को बचाएं, उसके साथ भारतेंदु ने इस नाटक की निर्मित की है। और मित्रों, आपसे कहूँ तो आप इसमें जो भारतेंदु ने जो साग और सब्जियों का उल्लेख किया है, वह हमारे आज के समय में लुप्त होती हुई जो उस समय की साग सब्जियां हैं, आज उन औषधियों के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। कहीं न कहीं इस एकांकी या नाटक में उस रूप को भी हम देख सकते हैं, जब हम अपने उस संस्कृति को, अपनी सभ्यता को
भूलते जा रहे हैं, उस समय यह नाटक कहीं न कहीं हमको अपने संस्कृति के साथ, अपने मूल जड़ों के साथ कैसे जीना है, और जीना ही नहीं है, कैसे समाज में उस चीज़ को व्यवस्थित करना है, किस प्रकार बाजार या जो भूमंडलीकरण की बात की जाती है उससे कैसे बचा जाए, जो हमारा एक तरह से जो आर्थिक दोहन हो रहा है उससे हम कैसे बचें, यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है जितना कि भारतेंदु ने जब इसकी रचना की थी उस समय। और आज के समय में यह नाटक हम लोगों को यह प्रेरणा देता है कि हम अपने मूल से कभी न कटें, न कभी न हटें। शायद अंधेर नगरी नाटक हमको बार बार यह प्रेरित करता है कि हम अपने मूल से जुड़े रहें। भले यह नाटक आपको छोटा लगता हो, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है, जो कथ्य है, जो इसकी पूरी कह लिया जाए जो संवाद योजना है, जो रंगमंची अवधारणा है, वह भारतीय अवधारणा है, भारतीय मन है। उस भारतीय संस्कृति को, भारतीय मनीषा को बचाने का मन है। शायद भारतेंदु का यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक और समीचीन है। आज मित्रों, मैं समझता हूँ कि अंधेर नगरी का यथार्थ हम लोगों ने पढ़ा और यह बड़ा ही उपयोगी होगा आपके लिए, वैसा मेरा मानना है, विचार है। और यह नाटक जैसा कि देखने सुनने में लगता है, अंधेर नगरी कैसा नगरी, अंधेर कैसा, क्या अंधेर, इन सब पे हमने आपसे बातचीत किया। मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते।